हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज हम बात करेंगे फार्म एक्ट 2020 के बारे में। हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि देश के हर राज्य में फार्मर्स क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कितने पॉलिटिकल लीडर्स ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है इन फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से। सो एज बीइंग एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ऑफ दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, हमको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो फार्मर्स हैं अभी उनकी कंडीशंस क्या हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूँगा कि फार्म एक्ट 2020 है क्या, ठीक है, और इसको लेके इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो बेसिकली जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं वो हुई हैं 22 और 23 सितंबर के पहले। जो हमारी अभी जो एनडीए गवर्नमेंट है उन्होंने 7 की बिल्स डिज़ाइन किए जो कि पार्लियामेंट से उन्हें पास कराना था, ठीक है। तो 22 और 23 सितंबर को हमारे पार्लियामेंट हाउस ने यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इस बिल को पास कर दिया। इन बिल के बारे में मैं बात करूंगा आगे। बेसिकली इन बिल को क्या कर दिया, पास कर दिया। और जो अपोजिशन पार्टीज़ थी वो इन बिल को लेके बहुत ज़्यादा अपोज कर रही थी, ठीक है। उनका ये कहना था कि हमारे पॉइंट को नहीं सुना गया और इन बिल को क्या किया गया, वॉइस वोट के बेसिस पे क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। तो इस लेक्चर में यही सब मैं बात करूंगा कि बेसिकली फार्म एक्ट क्या है और अपोजिशन के मैंने जो पॉइंट्स थे वो उनको कवर करूंगा और इन बिल के प्रोज और एंड कॉन्स क्या है मैं इन सब के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फार्म बिल 2020 क्या था। तो बात ऐसा है कि ये चीज़ें जो गवर्नमेंट है, जो एनडीए गवर्नमेंट है, उसने एज एन ऑर्डिनेंस इसे जून में लाया था। ऑर्डिनेंस मतलब एक रिटन पेपर पे कि हम ऐसा ऐसा चाहते हैं, ऐसा ऐसा बिल बनाना चाहते हैं, ऐसा ऐसा एक्ट चाहते हैं, मतलब रूल रेगुलेशन चाहते हैं। तो उस टाइम पे भी ये चीज़ें, इसका विरोध हुआ था, ठीक है। लेकिन ये उतने लार्ज स्केल पे नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो पार्लियामेंट हाउस था कोरोना की वजह से शांत सा चल रहा था। और सितंबर में ये चीज़ बढ़ इसलिए गया कि अभी जो है पार्लियामेंट हाउस ओपन हो गया है, उनमें सेशन स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो जो अपोजिशन पार्टी है इसको एंटी फार्मर बिल और एंटी लेबर बिल कह रहा है, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये है क्या, ये बिल क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि टोटली जो बिल था 7 की बिल्स एनडीए गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था। उसमें से जो मेन प्रोटेस्ट है वो 3 बिल्स को लेकर है, ठीक है, जिनको मीडिया आज फार्म बिल्स कह रहा है, ठीक है। अब तो वो एक्ट बन चुका है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले क्या होता है, ऑर्डिनेंस होता है। ऑर्डिनेंस जो होता है जब पार्लियामेंट में लाया जाता है तो उसको हम लोग बिल कहते हैं। और जब वो बिल पास हो जाता है दोनों हाउस से, पार्लियामेंट हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा से, उसके बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं, फिर अप्रूव करते हैं और वो फिर क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है। और एक्ट पे फिर हम बनाते हैं रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो बेसिकली जो 3 बिल्स हैं उसके अंदर था क्या, जो सबसे पहला है वो है, यहाँ पे आप देखो कि जब वोटिंग होती है पार्लियामेंट हाउस में तो वो नीचे जो डायग्राम है वो इस जो मैंने इमेज दिखाया है यहाँ पे येस और नो यानी कंप्यूटराइज वोटिंग होती है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि उनका पार्ट सुना ही नहीं गया और जो वोटिंग का प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया गया। वहाँ पे वॉइस वोट यानी हाँ ना जो बोल कर होता है उस बेसिस पे उनका वोटिंग करा दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली जो 3 फार्म बिल्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो कौन कौन से हैं, ये नाम याद रखना। अगर याद कर सको तो इनका नाम पता होना चाहिए। पहला जो है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन एक्ट 2020। अब मैं इसे एक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये अभी परसों प्रेसिडेंट ने क्या किया है, इसे अप्रूव कर दिया है, ठीक है। जो सेकंड था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। और जो थर्ड है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो इन तीनों बिल्स के बारे में अलग अलग हम बात करेंगे। फर्स्ट जो अपना बिल है वो है, जो फार्म बिल है वो है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इसको हम तरीके से समझते हैं। इसमें कहा गया है कि अब किसान को जो प्रोड्यूस है वो देश के किसी भी पार्ट में जाके, किसी भी स्टेट में जाके बेच सकेंगे। मतलब जो गवर्नमेंट कह रही है कि बैरियर फ्री ट्रेड होगा, यानी इंट्रा और इंटर स्टेट जो ट्रेड है वो ओपन हो जाएगा फार्मर्स के लिए। और जो सेकंड पॉइंट इसमें गवर्नमेंट कह रही है कि हम प्राइवेट मंडीज़ का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे। मंडीज़ मीन्स क्या हो गया, होलसेल मार्केट, ठीक है। तो अब इसमें जो गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो कह रही है कि हम इसमें बैरियर फ्री ट्रेड करने वाले हैं और जो प्राइवेट मंडीज़ हैं उनको हम अप्रूव करेंगे। तो अभी अगर फार्म प्रोड्यूस अगर हम देखा जाए अगर इंडिया में, तो अभी क्या कंडीशन है, हम फार्मर अपने प्रोड्यूस को कैसे बेचता है। तो अभी जो फार्म प्रोड्यूस है वो गवर्नमेंट अप्रूव मार्केट में, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव जो मंडीज़ हैं वहाँ पे बेचा जाता है। और अभी देश में अगर हम बात करें तो लगभग 7000 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ है यानी मंडीज़ हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में APMCs कहते हैं,
ठीक है। इन मंडीज़ में लाइसेंस्ड मिडिल मैन होते हैं। मिडिल मैन को यहाँ पे नेगेटिव वर्ड में नहीं सोचना है। मिडिल मैन मतलब क्या हो गया, उन्हें गवर्नमेंट अप्रूव करती है और लाइसेंस देती है कि तुम फार्मर से क्या करोगे, प्रोड्यूस खरीदोगे, जो हम एमएसपी अप्रूव करेंगे उस पर, या फिर जैसा प्रोड्यूस होगा फार्मर का उसका प्राइस देख लेना कि मतलब हाँ अगर ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस होगा तो हम एमएसपी से ज़्यादा भी प्राइस उसे दे सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो एपीएमसीज हैं यानी जो गवर्नमेंट की जो मंडीज़ हैं, ठीक है, वो वहाँ से वहाँ पे फार्मर अपना प्रोड्यूस को क्या करता है, बेचता है। जो हर साल गवर्नमेंट अपना हर सीज़न में जो एमएसपी जो देती है उस पे जो एपीएमसीज में जो मिडिल मैन होते हैं फार्मर से प्रोड्यूस खरीदते हैं। और ये जो प्रोड्यूस होता है वो गवर्नमेंट के जो वेयर हाउसेज हैं वहाँ पे स्टोर किया जाता है। और वहाँ पे से जो हमारे प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो वीट है, तो उसके लिए आशीर्वाद आटा जो बनता है वो वीट से बनता है। तो वहाँ पे क्या होता होगा कि कोई भी कंपनी, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई भी जो आटा बनाने वाली कंपनी है वो जाती होगी एफसीआई के वेयर हाउस में, और वहाँ से जाके जो मिडिल मैन है उनसे वो क्या करती होगी, वीट को क्या करती होगी, परचेज़ करती होगी। तो ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे एक कंपनी जाती होंगी, वीट बनाने वाली 2-3 कंपनीज़ हैं। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑक्शन कराती है, जो सही रेट देता है उस हिसाब से वहाँ पे रिटेलर्स को या फिर बिग ट्रेडर्स को वहाँ पे बेचा जाता है। मतलब कहने का मतलब है जो फार्मर है वो डायरेक्ट किसी कंपनी को या फिर बिग ट्रेडर को नहीं बेचता है, वहाँ पे बीच में लाइसेंस्ड मिडिल मैन होते हैं। ठीक है। और जब कंपनीज मिडिल मैन से जब खरीदती है ना वेयर हाउस से, तो उनको 3 से 4% का टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। और जो एपीएमसीज है, जो हमारी मंडीज़ हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड मंडीज़ है, जो मैं 7000 बता रहा हूँ, उसमें बहुत लेबर यूज़ होता है इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में। मतलब कहने का है कि ये जो एपीएमसीज हैं सिर्फ स्टोरेज और गवर्नमेंट का हैंड नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है। लेकिन अब जो सिस्टम जो गवर्नमेंट चाह रही है इस बिल के अंदर में, वो चाह रही है कि अब जो रिटेलर होंगे वो डायरेक्ट क्या होंगे, फार्मर से प्रोड्यूस खरीद सकेंगे। मतलब वो मिडिल मैन को क्या कर रही हैं, हटाना चाह रही हैं। ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ऑन पेपर चीज़ें तो बहुत अच्छी हो गई हैं। इसमें क्या होगा कि जो फार्मर होगा डायरेक्ट मिडिल मैन से कुछ बात नहीं करेगा, डायरेक्ट जो रिटेलर होगा जो या फिर जो बिग ट्रेडर होगा उनसे क्या करेगा, सामान बेच पाएगा उनको, और उनको अच्छा प्राइस भी मिलेगा। तो ऑन पेपर अगर चीज़ें देखो तो ज़्यादा बेटर है, अच्छी हैं। लेकिन अगर इसको हम फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ग टर्म में सोच के देखते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं वीट क्रॉप के लिए अगर गवर्नमेंट ने एमएसपी अगर सेट कर दिया है कि 2000 रुपीज़ पर क्विंटल जो है, इससे नीचे कोई भी जो मिडिल मैन है वो फार्मर से प्रोड्यूस नहीं खरीद सकता, वीट नहीं खरीद सकता। अब जो रिटेलर है वो किसान को अगर गवर्नमेंट ये रूल लाती है तो किसान क्या करेगा, डायरेक्ट अगर रिटेलर से अगर बात करेगा तो हो सकता है रिटेलर उसको 2200 रुपये दे, यानी जो एमएसपी है 2000 का, या फिर 2300 रुपये दे, उससे ज़्यादा पैसा दे सकती है। तो किसान को तो बेनिफिट दिख रहा है। ठीक है। फिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अभी जैसे मान लो कि कोई भी कंपनी है, ठीक है, अभी न्यू कंपनी होगी और उनको लगेगा कि नहीं किसान को अभी किसान अच्छा प्रोड्यूस दे रहा है, तो वो क्या करेंगे कि हाँ किसान से प्रोड्यूस खरीदना स्टार्ट करेंगे 2200 रुपये 2300 रुपये ऐसे करके। ठीक है। और किसान को भी उससे फ़ायदा होगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो लोकल मंडी है किसान का वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि हर फार्मर क्या करेगा, इसी चीज़ को अपनाने लगेगा कि हम डायरेक्ट कंपनी से ही बात करेंगे, तो हमारा जो एपीएमसीज यानी मंडीज़ जो है लोकल वो कोलैप्स हो जाएंगी। मतलब वहाँ पे कोई बेचेगा ही नहीं, और वहाँ पे जब नहीं बेचेगा तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं आएगा। इसीलिए कितनी स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो इसका अपोज कर रही है इस बिल का। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को लॉस है, और फार्मर को ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि या फिर दिख रहा है कि इससे फार्मर को क्या है, फ़ायदा है। लेकिन अब यही कंपनी 2-3 साल बाद क्या करेंगी कि फार्मर को प्रेशराइज़ कर सकती हैं। क्या प्रेशराइज़ कर सकती हैं कि नहीं अब हम जो है 2200 रुपये नहीं देंगे, अब हम 1400 रुपये ही देंगे। और उस टाइम का मान लो एमएसपी अगर 1900 है गवर्नमेंट का, और कंपनीज़ बोले कि नहीं अब हम 1400 रुपये ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है। तो वहाँ पे फार्मर के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि अब वो फार्मर जो है प्रोड्यूस अपना ट्रांसपोर्ट ज़्यादा दूर करा नहीं सकता है। रीज़न है कि उसमें भी उसका खर्चा पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा दूर ट्रांसपोर्ट करके फार्मर बेच नहीं सकता है, और जो कंपनीज़ है वो प्रेशर डाल रहा है उसके ऊपर कि नहीं आप मैं इतने में खरीदूंगा, नहीं तो आप अगर आप नहीं दे सकते हो तो रहने दो। तो यहाँ पे क्या होगा, फार्मर को उसका जो मेहनत है उसके लिए उसको पैसा नहीं मिलेगा, और मे बी उसका प्रोड्यूस ख़राब भी हो सकता है। ठीक है। तो इसका जो ओवरऑल इफेक्ट जो पड़ रहा है कि लोकल मंडीज़ कोलैप्स्ड हो जा रही हैं। ठीक है। मतलब लोकल मंडीज़ का कंसेप्ट खत्म हो जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन फार्मर कर नहीं सकता है क्योंकि उसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो किसान को सही दाम नहीं मिलेगा और जिसकी वजह से जो किसान का जो सुसाइड केस जो हम सुनते हैं कि यहाँ के फार्मर ने सुसाइड कर लिया, तो वो जो केसेस हैं वो भी वो बढ़ सकती हैं, ठीक है। और ये सिर्फ एजम्पशन नहीं है, ये चीज़ें हो सकती हैं इन फ्यूचर, क्योंकि जो डेटा कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 85% ऑफ जो फार्मर हैं इंडिया में उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। कहने का मतलब है कि उन फार्मर्स का जो प्रोड्यूस है वो कम है। तो निगोशिएशन जो है जो फार्मर है वो कंपनीज के साथ ज़्यादा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनीज़ के पास बहुत सारे फार्मर्स हैं ना, तो कंपनीज़ के पास ऑप्शन होगा कि नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये फार्मर से मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो हम दूसरे फार्मर से ले लेंगे, क्योंकि इसके पास ऐसे ही प्रोड्यूस ज़्यादा है नहीं, तो कंपनी को उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ओवरऑल जो बातें मिला के समझ में आ रही हैं कि इसमें किसान का इन लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉस है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट बार बार कह रही है ना कि हमने इस चीज़ को ओपन कर दिया है कि हम किसान को कभी नहीं रोकते हैं या फिर किसान को अब नहीं रोका जाएगा कि आप किसी दूसरे स्टेट में जाके प्रोड्यूस को बेचो। तो स्टार्टिंग जब से ये अपना देश आज़ाद हुआ है तब से फार्मर्स किसी भी स्टेट में जाके प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। तो अभी ये चीज़ें क्यों निकल के आ रही हैं? अभी ये चीज़ें इसलिए निकल के आ रही हैं कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि अब जो है जो सोल्ड जो करने का एरिया है वो बढ़ गया है। तो होता क्या है कि किसान स्टार्टिंग से ही कहीं पे बेच सकता है। ये जो रेस्ट्रिक्शन है कि एक जगह का प्रोड्यूस दूसरे जगह नहीं बिकेगा, वो सिर्फ किस पे है? APMCs पे, यानी मिडिल मैन पे है। मतलब अगर मैं कहूँ, अगर बिहार का कोई मिडिल मैन है, ठीक है, उसने अगर कहीं के किसान का अगर प्रोड्यूस ख़रीदा है, तो वो जो मिडिल मैन है वो पार्टिकुलर स्टेट या फिर पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बाहर ले जाके अपने प्रोड्यूस को नहीं बेच सकता है। ये रेस्ट्रिक्शन था, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही है इस चीज़ को हम हटा देंगे इस बिल के हेल्प से, ठीक है। तो आई होप ये पहला जो बिल है वो समझ में आ गया होगा। जो सेकंड बिल है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज 2020 एक्ट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि इस बिल के हेल्प से क्या होगा कि फार्मर्स जो होंगे वो डायरेक्ट एग्रीमेंट कर पाएंगे एग्री फर्म्स या फिर लार्ज बायर्स के साथ, मतलब प्री एग्रीमेंट प्राइस वो सेट कर पाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि आज मान लो कि कोई अगर वीट है, फॉर एग्जांपल वीट के लिए अगर MSP है कर 1900 रुपीज़, ठीक है, और आज कोई वीट की कंपनी, मैं फार्मर हूँ, कोई वीट की कंपनी आती है और वो अभी कह दे कि आज से जो 4 महीना 5 महीना बाद जो तुम्हारा वीट होगा उसको मैं 2300 रुपये पर क्विंटल पे खरीदूँगा। तो मैंने प्री एग्रीमेंट कर लिया, चाहे उस टाइम क्रॉप का जो मार्केट जो MSP है वो वहाँ पे अगर 1700 भी हो जाए, तो मेरा प्री एग्रीमेंट है 2300 पे, तो उसको क्या होगा? प्राइवेट कंपनी उतना पे करेगी, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है कि फार्मर के लिए क्या है? बेनिफिशियल है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ये ऑन पेपर चीज़ें अच्छी हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये भी चीज़ क्या है? फार्मर के हित में नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में तो कोई भी कंपनी क्या होगी? अच्छे प्राइस को देगी, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अभी जो भी आप एग्जांपल देख सकते हो अमेज़ॉन कंपनी का। अमेज़ॉन पहले क्या करती थी कि अपने जो भी प्रोडक्ट्स होते थे, यानी जैसे बुक्स जो जिनसे उसने स्टार्ट किया है अमेज़ॉन ने, उसकी फ्री डिलीवरी होती थी। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अमेज़ॉन प्राइम को लाया इन ट्रेंड में कि कहा कि आप अमेज़ॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लो और उसके बाद से आपका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अमेज़ॉन प्राइम के अंदर भी हमारा डिलीवरी चार्ज लगने लग गया है। उसमें कहते हैं कि नहीं, आपका जो प्राइस होना चाहिए प्रोडक्ट का वो 500 से ऊपर होना चाहिए तो फ्री डिलीवरी होगी, नहीं तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। तो ओवरऑल जो बातें मिला के समझ में आ रही हैं कि कोई भी कंपनी जो इस्टेब्लिश होने वाली होती है तो क्या करती है? अच्छे प्राइस देती है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होगा कि बाद में कोई कंपनी कह देगी कि नहीं, हम जो पैसा है इतना नहीं दे पाएंगे, प्रोड्यूस का इतना ही देंगे। मतलब एग्रीमेंट जो कर रही है कंपनी फार्मर के साथ, अभी तो 2300 रुपीज़ देने को तैयार है, बाद में फार्मर्स को ये बोलेगी कि नहीं, आज हम जो क्रॉप का जो प्रोड्यूस का जो प्राइस है वो हम सिर्फ 1300 देंगे। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि फार्मर फंस जाएगा, ठीक है। चाहे उस टाइम अगर मार्केट में MSP 1900 हो, लेकिन अगर एग्रीमेंट 1300 पे हो गया तो वहाँ पे फार्मर को 1300 ही मिलेगा। वहाँ पे गवर्नमेंट के पास लीगल राइट नहीं होगा किसी कंपनी को कुछ बोलने के लिए, ठीक है, कोई एक्शन नहीं ले सकती है। कहने का मतलब क्या है? इस बिल के अंदर जो गवर्नमेंट का जो एक रेगुलेशन होता है MSP पे, यानी फार्मर्स को कितने प्रोड्यूस में मिनिमम कितना प्रोड्यूस का पैसा मिलना चाहिए, वहाँ से गवर्नमेंट का रोल ख़त्म हो जाएगा इस बिल के आने के बाद।
ठीक है। तो अगर हम फार्मर्स को देखें कि फार्मर्स को इससे जो ज़्यादा फ़ायदा ना हो कि नुकसान हो रहा है, तो फार्मर्स क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो करने के लिए बिल आ रही है उसमें एमएसपी का कंडीशन लगा दें। मतलब कोई भी कंपनी जो है अगर मान लो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट 2300 रुपये पे कर लिया है तो 2300 तो ठीक है। इफ़ इन केस मान लेते हैं कि कोई कंपनी अगर आगे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है अगर वो उसका जो प्राइस रखती है कुछ ज़्यादा रखती है फिर इवन कम रखती है, तो इन फ्यूचर अगर एमएसपी अगर डाउन हो जाता है या फिर बढ़ जाता है तो ऐसा ना हो कि फार्मर को कहीं पे लॉस हो जाए। मतलब फार्मर ये चाहते हैं कि जो एग्रीमेंट बने, अगर एग्रीमेंट अगर फेल हो रहा है, कहने का मतलब है कि एग्रीमेंट अगर कम दाम का है और एमएसपी उस टाइम पे ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर एग्रीमेंट 1700 रुपीज़ पे सेट हुआ है, ठीक है, और उस टाइम अगर एमएसपी अगर बढ़ के 1900 है तो वहाँ पे जो उनका एग्रीमेंट है वो क्या हो जाए 1900 मिनिमम होना चाहिए। फार्मर्स ये चाहते हैं। मतलब फार्मर जो चाहते हैं कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट जो हो उसके अंदर एमएसपी का कंडीशन लगाया जाए, ठीक है। और इस बिल में जो चीज़ देखा जा रहा है कि फार्मर्स जो हैं वो लीगली प्रोटेक्टेड नहीं हैं, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो एक लीगल पार्ट था ना कि गवर्नमेंट एमएसपी के लिए टोकती थी कि नहीं आप इससे ज़्यादा नीचे किसी फार्मर के प्रोड्यूस को नहीं खरीद सकते, वो इस कंडीशन में इस बिल के आने के बाद वो हट जाएगा। तो ये दूसरा बिल था, ठीक है। और जो लास्ट बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल या फिर एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसको हम दूसरा होर्डिंग बिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। होर्डिंग मीन्स क्या होता है? इलीगली स्टोरेज करना किसी का। तो अब क्या कह रही है गवर्नमेंट कि ये बिल जब आ जाएगा तो जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो अनलिमिटेड स्टॉकिंग कर पाएंगी, ठीक है। अभी क्या होता है कि एक लेवल पे जो मंडीज़ हैं, एक लेवल पे उसमें क्या हो सकता है अनाज को या फिर कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एक लेवल के बाद वो चीज़ें इलीगल हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हम जैसे देखते हैं मार्केट में क्या होता है कि अभी हमने देखा भी था कुछ महीने पहले कि प्याज का जो रेट था बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो उस टाइम पे क्या हो गया था कि गवर्नमेंट देख रही थी कि किसी ने प्याज को स्टोर करके तो नहीं रखा है, स्टॉक करके तो नहीं रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें देखी जा रही थी किसी ने इलीगली स्टोरेज नहीं किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी इस बिल के आ जाने के बाद से क्या होगा कि अनलिमिटेड स्टॉकिंग क्या हो जाएगा, लीगल हो जाएगा प्राइवेट कंपनीज़ के लिए। तो इसका बैड इफेक्ट क्या है? जो आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन है मार्केट में वो बढ़ जाएगी। आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन कहने का मतलब क्या है? जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो क्या करेगी, फार्मर से प्रोड्यूस खरीदेगी और उसको स्टोर कर लेगी और नेक्स्ट सीजन में क्या करेगी कि वो बोलेगी फार्मर को कि नहीं हमारे पास तो ऑलरेडी प्रोड्यूस है, हमें नहीं चाहिए, अगर आप इतना प्राइस में अगर हमें बेच सकते हो तो बेच दो। तो फार्मर पे वहाँ पे फिर प्रेशर है कि उनका प्रोड्यूस बेचना भी है, दूर जाके ट्रांसपोर्ट करके भी नहीं बेच सकते, तो यहाँ पे फार्मर को फिर लॉस होगा, ठीक है। और फिर उसी प्रोड्यूस को जो फार्मर के प्रोड्यूस को जिन्होंने उन्हें बहुत कम दाम पे ख़रीदा है उसी को फिर वो क्या करेंगे, जब मार्केट में उसकी कमी होगी तो हाई प्राइसेस पे बेचेंगे। तो ओवरऑल ये जो तीनों बिल है वो क्या हो रहा है, अगेंस्ट लॉन्ग टर्म में अगेंस्ट फार्मर्स जा रहा है। मतलब फार्मर्स जो हैं वो लीगली प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अब इनका डिमांड क्या है, ये प्रोटेस्ट क्यों है? पहले ये चाहते हैं कि जो बिल है वो फेवर ऑफ कंपनीज़ में है, मतलब कंपनीज़ के फेवर में है, इसको फार्मर के फेवर में किया जाए, यानी जो फार्मर्स हैं उनको लीगली एम्पावर किया जाए। दूसरा जो डिमांड है कि इन्वेस्टमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो गवर्नमेंट ही करे, प्राइवेट कंपनीज़ का इस मतलब सेक्टर में आना सही नहीं है, ठीक है। मतलब क्यों? एग्रीकल्चर जो है इंडिया का प्राइमरी सेक्टर है और इसमें गवर्नमेंट जो है उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होना चाहिए। गवर्नमेंट हर चीज़ को प्राइवेट करके अपना जो पार्ट है वो क्या कर रही है, बाहर कर रही है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, हम जियो और या फिर प्राइवेट कंपनीज जो हैं हमारे टेलीकॉम इंडस्ट्री में और बीएसएनएल के एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक टाइम था जब बीएसएनएल कंपनी बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश थी, ठीक है। 2010-11 के बाद क्या हुई, प्राइवेट कंपनीज जो है टेलीकॉम कंपनीज, एयरटेल और भी जो कंपनीज़ हैं वोडाफोन, आइडिया, ये मार्केट में ज़्यादा एक्टिव हो गए, अच्छे अच्छे प्लान्स देने लग गए। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे किसी चीज़ में प्राइवेट कंपनीज़ आएंगी वो ज़्यादा अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। जब अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेंगी तो क्या होगा कि लोग उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे और उसके ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है या फिर गवर्नमेंट का जो पकड़ है उस चीज़ पे वो क्या होगा, लूज़ होगा, ठीक है। तो वही हुआ है बीएसएनएल के साथ। आज हम देख ही रहे हैं कि बीएसएनएल कहाँ है, सबसे इन तीन कंपनी जो मेन हमारे पास कंपनीज़ हैं, बीएसएनएल, जियो और एयरटेल और एक जो है वोडाफोन, आइडिया, मतलब ये जो चार कंपनीज़ हैं मेन मार्केट में, सबसे पीछे बीएसएनएल है। तो उसका रीज़न क्या है, ये गवर्नमेंट के अंदर आती है और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा क्या कर रही हैं, सर्विसेज दे रही हैं। और अगर आज
के दिन में अगर ये कंपनीज़ जैसे हमारा जो डेटा प्लान अगर वो और महंगा कर दें या फिर हमारा डेटा प्लान का जो रेट है वही रख के हमारे प्लान को ही घटा दें तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, लेकिन BSNL ऐसा नहीं कर सकती है। तो मैं इस चीज़ से बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको कम्प्लीटली प्राइवेट ना करके इसमें गवर्नमेंट को भी अपना इंटरवेन करना चाहिए। और जो इसका सॉल्यूशन है, जो मुझे लगता है कि हमारी जो APMCs हैं, जो मंडीज़ हैं, उनको कम्प्लीटली हटाना नहीं चाहिए, उनको रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि ये जो मंडीज़ हैं वो 1950s से एग्जिस्ट करती हैं। तो उनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, ना कि उस मंडीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो आई होप ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये सबको समझ में आया होगा और ये 3 फार्म बिल्स क्या थी और क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें सबको क्लियर होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए या फिर PPT चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक से जाके डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू।